वेल स्टूडेंट्स, तो प्रीवियसली लेक्चर जो हमारा पहला लेक्चर था बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हमने आपके साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया था। छोटे से एक क्लिप में हम उसको रिवीजन करेंगे और इसके बाद अपना जो लेक्चर है आज का वो आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको जो भी स्टेप बताने वाला हूँ वो पूरे के पूरे स्टेप को ही डिटेल में हम इस बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मीन्स आपको सारे के सारे जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस में जितने भी स्टेप होने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी की, वो हम सारे के सारे इसमें आपको एक छोटे से एक पेज पे मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद इसको डिटेल में हम धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। हमने आपको प्रीवियसली जो लेक्चर था उस प्रीवियसली लेक्चर में सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो थी बायोटेक्नोलॉजी की। मैंने आपको डेफिनेशन शेयर की, आपको डेफिनेशन मैंने समझाने की कोशिश की और मुझे लगता है आप लोगों को वो डेफिनेशन समझ में आई होगी। दूसरे नंबर पे फिर हमने आप लोगों के साथ यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब किए कि यहाँ पे हम दो प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी को डील करते हैं, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड सेकंड वन इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। देन उसके बाद तीसरे नंबर पॉइंट पे हमने यहाँ पे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जाना। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या कहना चाहता है, हमने उसको भी यहाँ पे देखा। देन फोर्थ नंबर पॉइंट पे हमने कोर टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थी, जो टू कोर टेक्निक्स थी यहाँ पे। एक थी जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दूसरी थी आपकी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इन दोनों चीज़ों को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको इन्हें समझाने की कोशिश की थी एक इजी वे में, कि ताकि आपको ये चारों के चारों पॉइंट समझ में आ सकें। देन मैंने आप लोगों को कहा था कि अब आगे जो भी कंटिन्यू होने वाला है वो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का ही पार्ट रहने वाला है। तो आप कह सकते हैं बेसिकली कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में अब हम यहाँ पे क्या करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक चीज़ बताई थी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिक चीज़ थी आपकी कि जो टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। समझिए ये आपका एक डबल स्टैंडर्ड जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें इस पर्टिकुलर एक जीन सीक्वेंस था, इसको हमने यहाँ पे हटाया और इसकी जगह कोई दूसरा इसमें इंट्रोड्यूस किया। और इस पूरे के पूरे को जब हमने यहाँ पे चेंज कर लिया तो इसको हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला और होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है वो यहाँ पे चेंज हो गया। होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब जैसे ही होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डीएनए पहुंचा जो हमने इसको यहाँ पे अल्टर किया था, इस डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन के फॉर्मेशन से यहाँ पे एंजाइम्स जो है वो यहाँ पे बनेंगे। मेन चीज़ हमारी यही थी। तो यहाँ पे जो हमारे लिए बेनिफिशियल ही था, बेनिफिशियल जो हमारे पास एंजाइम हमारे लिए था, बेनिफिशियल जो प्रोडक्ट हमको यहाँ पे बनाना था वो फाइनली यहाँ से इस पर्टिकुलर टेक्निक से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक से हम यहाँ पे बना पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। फॉर एन एग्जाम्पल प्रॉब्लम क्या आती है, हम यहाँ पे जानते हैं सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यहाँ पे गैमीट का जो है वो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। गैमीट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और गैमीट के फॉर्मेशन से हम जानते हैं कि पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। जब यहाँ पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है तो मेल गैमीट का फ्यूजन एंड फीमेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन यहाँ पे होता है। जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ से मेल से आते हैं, कुछ कैरेक्टर फीमेल से आते हैं और यहाँ पे एक नई प्रोजनी का जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, नई प्रोजनी का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे आपने जेनेटिक्स में एक लाइन पढ़ी होगी, क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इन पहला ही चैप्टर अगर आप देखेंगे जिसमें आपको लिखा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, अगर आप पहले ही चैप्टर देखें तो उसमें लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक लाइन लिखी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजनी का फॉर्मेशन होता है वो आपस में क्या, वो अपने पेरेंट के भी 100% यहाँ पे सिमिलर, बिल्कुल बिल्कुल उनके जैसे नहीं होते। कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उनके यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे होते हैं। तो मेन पॉइंट यहाँ पे यही है, प्रोजनी का फॉर्मेशन होना। क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और हमने एक डिज़ायर्ड डीएनए जो है उसका फॉर्मेशन किया, एक नए पर्टिकुलर आइडेंटिकल जो हमने एक डीएनए को यहाँ पे लिया, उसमें एक डिज़ायर्ड जीन डाला, उसको होस्ट के अंदर हमने ट्रांसफ़र किया। होस्ट ऑर्गेनिज्म में जैसे ही रिप्रोड्यूस किया और यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्रोजनी का फॉर्मेशन हुआ उसमें जेनेटिक वेरिएशंस, थोड़े से पेरेंट्स के लिए जेनेटिक वेरिएशंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा डिज़ायर्ड वाला है वो आने वाली प्रोजनी में ट्रांसफर हो। फिर से क्या हम यही करेंगे कि प्रोजनी में फिर से हम चेक करेंगे, प्रोजनी में हम फिर से यहाँ पे वो डीएनए को इंसर्ट करेंगे, फिर उसकी जो प्रोजनी होगी फिर हम उसमें वही चीज़ करेंगे। क्या ये चीज़ हम बार बार यहाँ पे करेंगे?
तो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है कि यहाँ पे वेरिएशंस आते हैं। तो हमारा जो हमने यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो एक यूजफुल था हमारे लिए, बेनिफिशियली था, जिसकी केमिस्ट्री को हमने अल्टर किया था, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर किया था और होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हुआ था, तो जेनेटिक जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें यहाँ पे वेरिएशंस आ जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जो जेनेटिक सेटअप्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। कुछ यहाँ पे बेनिफिशियल्स जो हैं वो यहाँ पे हमको देखने को मिल सकते हैं, जो यहाँ पे प्रोजेनी में फॉर्मेशन होगा। इस प्रोजेनी में कुछ जो यहाँ पे जो हमको मिलेंगे उसमें कुछ बेनिफिशियल्स जो हैं वो हमको मिलेंगे, कुछ जो होंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियली नहीं होंगे हमको, वो भी यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन हमको केवल और केवल हमारा डिजायर्ड वाला चाहिए। हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने पास अनडिजायर्ड मॉलिक्यूल रखें, केवल और केवल हमको डिजायर्ड मॉलिक्यूल चाहिए। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं जो आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, उस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपके यहाँ पे गैमीट का जो है वो फ्यूजन होता ही नहीं है। अगर गैमीट का फॉर्मेशन मान लीजिए हो गया तो गैमीट का फ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे एक पेरेंट सेल होती है, वही पेरेंट सेल यहाँ पे डिवाइड करती है और दो बिल्कुल आइडेंटिकल इंडिविजुअल का जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन करती है। आपने देखा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। इनके लिए टर्म क्लोन यूज करते हैं। ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसमें जो हमने डिजायर्ड एक बार डाल दिया तो वो डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स इनकी पूरी की पूरी जनरेशन में जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं उसमें हमेशा ही देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ये हमेशा ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है कि जो आपके ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर है प्लांट और एनिमल में जो हम यहाँ पे करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो इसमें डिजायर्ड के साथ साथ कुछ अनडिजायर्ड जीन्स या फिर अनडिजायर्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो जेनेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, अनडिजायर्ड जीन्स हैं, वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमको केवल और केवल डिजायर्ड जो है उसका ही हमको मिले, अनडिजायर्ड मॉलिक्यूल्स हमको ना मिले। तो इसी में एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्रिएशन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाने का प्रोसीजर है, उसमें हमको ये लिमिटेशन नहीं रहती है कि हमको डिजायर्ड के साथ साथ अनडिजायर्ड भी मिलेगी। हम वहाँ पे केवल और केवल डिजायर्ड जीन जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और अनडिजायर्ड जीन जो है वो नहीं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे टारगेट ऑर्गेनिज्म में। लेकिन उस चीज़ को बताने से पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पे आपको एनसीईआरटी लिखती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है एनसीईआरटी का। अगर यहाँ पे आप उस पैराग्राफ को देखें, उसको मैं आपको एक स्टार्टिंग लाइन उस पैराग्राफ की बता देता हूँ। डू यू नो से ये पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट होता है और लास्ट में टेम्पलेट डीएनए नाम का जो आपका पोर्शन होगा, ये वहाँ पे जाके ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे एंड होता है। ओके, इस चीज़ को आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ये चीज़ कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, मैंने इस ऑर्गेनिज्म का नाम दिया ए। ओके, ये मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिस ऑर्गेनिज्म का नाम मैंने दिया ए। ये आपके पास एक फॉरेन डीएनए है जिसको आप यहाँ पे एलियन डीएनए एनसीईआरटी यहाँ पे मेंशन करती है, एलियन डीएनए। ओके, ये हमारा डिजायर्ड है। ओके, ये डिजायर्ड जीन के साथ साथ ही हमारा एक फॉरेन एलियन डीएनए है। ये हमारा टारगेटेड ऑर्गेनिज्म में है। आपने क्या किया, ये डीएनए जो है आपने लिया और डीएनए आपने कैसे भी करके यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया। क्या किया आपने कि आपके पास एक एलियन डीएनए था जिसके पास डिजायर्ड जीन थे, आपने इसको एलियन डीएनए को ऑर्गेनिज्म ए के अंदर ट्रांसफर किया। आपने ये सोच कर ट्रांसफर किया कि जब यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा, इसके अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन चलेगा, तो ये वाला डीएनए भी जो है वो इसके अंदर रेप्लिकेट करेगा, डीएनए इसके अंदर रेप्लिकेट करेगा और उसके बाद जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा तो इसमें भी एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, देन आपके एंजाइम का फॉर्मेशन। ये आपने सोचा, अगर ये इतना इजी प्रोसेस होता तो कोई भी यहाँ पे डीएनए को लेता, इंसर्ट करता अपने अंदर, जो अपने अंदर मान लीजिए आपने देखा किसी के पास बहुत ही ज़्यादा डिजायर्ड डीएनए, आप जाते कई सारे जीन डीएनए का जो मार्केट यहाँ पे लगती है, जैसे सब्जी मार्केट लगते हैं, वहाँ पे आप जाते, आप यहाँ पे डिजायर्ड जीन वाला जो पर्टिकुलर आपको चाहिए उसको आप लेते, आप अपने अंदर उसको इंसर्ट करते और यहाँ पे आपके अंदर आप कहते कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, एमआरएनए भी बनेगा जब सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस चलेगी। तो ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है कि हम किसी भी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लिखते हैं और इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक एलियन डीएनए है और हमने उसको एक ऑर्गेनिज्म ए जो हमारे ऑर्गेनिज्म ये था उसके अंदर हमने डायरेक्टली उसको इंसर्ट कर दिया, क्या ये एलियन डीएनए उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके रेप्लिकेशन की प्रोसेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? इसका आंसर होगा नहीं कर पाएगा। ये उसके अंदर जाके रेप्लिकेशन की प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और एनसीईआरटी में देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के बताता हूँ। एनसीईआरटी इसको कुछ इस प्रकार से लिखती है, डू यू नो लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए which is somehow transferred into the alien organism. Most likely this piece of DNA may be not able to multiply itself in the progeny of the cell. ये उस जो सेल में जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला उस ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर ये रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा। क्यों रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने डीएनए रेप्लिकेशन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे मालूम होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यहाँ पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारे लिए होती है क्या? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए वहीं पे रेप्लिकेट करेगा उसी सेल में या फिर वहीं पे जाके रेप्लिकेशन करेगा, उस डीएनए को वहाँ पहुँचना पड़ेगा जिसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होगा? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। और ये सारी की सारी चीज़ें क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। मींस डीएनए को जो हमारा डीएनए जो हमने एलियन डीएनए अपने अंदर डाला या फिर किसी के अंदर भी एलियन डीएनए डाला वो तभी रेप्लिकेट कर पाएगा एलियन पीस ऑफ डीएनए जब वो उसके क्रोमोसोम का पार्ट बन जाएगा। किसका पार्ट बन जाएगा? क्रोमोसोम का पार्ट बन जाएगा। क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मींस ओआरआई होते हैं। ओआरआई वो पोजीशन होती है या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आप उसको कहते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन को क्या करता है? इनिशिएट यहाँ पे करता है। क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन को जो है वो यहाँ पे इनिशिएट करता है। मींस किसी भी एलियन डीएनए को, किसी भी एलियन पीस ऑफ डीएनए को जिसको मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर रेप्लिकेशन करना है, अगर हम उसको अपने अंदर इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहली बात है कि उसको क्रोमोसोम का पार्ट होना जरूरी है। क्या बात होना जरूरी है? क्योंकि उसको क्रोमोसोम का पार्ट होना जरूरी है। जैसे ही वो क्रोमोसोम का पार्ट होगा एलियन डीएनए जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ लिंक होगा और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जैसे ही वो लिंक होगा तो वो होस्ट के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएगा। क्या कर पाएगा? अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएगा। इस मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस को हम यहाँ पे कहते हैं कि वो अपने आप की क्लोन बना पाएगा, वो अपनी क्लोनिंग कर पाएगा और टेम्पलेट डीएनए जो है किसी भी टेम्पलेट डीएनए की वो अपनी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बना पाएगा। ये पूरी की पूरी कहानी एनसीईआरटी ने क्यों लिखी है? एनसीईआरटी ने पूरी की पूरी कहानी इसीलिए लिखी है क्योंकि अब आगे चल के जब हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम कैसे बनाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर बनाना चाहें तो कोई भी कैसे भी बना सकता है। अगर आपको कोई भी डिज़ायर्ड डीएनए चाहिए, डिज़ायर्ड जीन चाहिए, तो यहाँ पे आजकल जीन के मार्केट होते हैं जिसमें आपको डिज़ायर्ड जीन मिलता है। आप उसको अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करते और वो रेप्लिकेट करता। जैसे ही वो रेप्लिकेट करता तो वो एंजाइम जो है उसके अंदर डिजायर वो क्रिएट होते हैं आपके अंदर और आपकी बॉडी उस हिसाब से फंक्शनल होती है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी एलियन डीएनए आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर किया है वो केवल और केवल ऐसे नहीं है कि आपने उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। उसको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स में जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम का पार्ट उसको बनना पड़ेगा। जब तक वो क्रोमोसोम का पार्ट नहीं बनेगा तब तक वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। वो रेप्लिकेशन क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि क्रोमोसोम के पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। यही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए ये यहाँ पे क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, आई होप आपको ये छोटा सा पॉइंट समझ में आएगा। एनसीईआरटी ने इस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से लिखा है। इसमें आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी एलियन पीस ऑफ डीएनए था, हमने उसको ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर किया, क्या वो रेप्लिकेशन कर पाएगा? क्या वो अपनी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज का फॉर्मेशन कर पाएगा? तो आप कहेंगे नहीं। अगर उसने एनसीईआरटी ने ये उसमें क्वेश्चन में ये लिख रखा है कि हमने एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोमल मटेरियल का पार्ट बना दिया है, क्या अब वो यहाँ पे रेप्लिकेशन कर पाएगा? बिल्कुल वो यहाँ पे रेप्लिकेशन कर पाएगा क्योंकि वो उसके क्रोमोसोम का पार्ट यहाँ पे बन चुका है और उसमें क्या प्रेजेंट है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए अब वो यहाँ पे रेप्लिकेशन कर पाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन क्या है? पहला क्या? अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए के
क्रिएशन का कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना। इसमें बेसिकली मैं आपको कुछ स्टेप पहले ही बता देता हूँ, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो पूरी की पूरी प्रोसेस इसी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करती है। पूरी की पूरी प्रोसेस इन 6 स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है, और आने वाले जितने भी आपके पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी आपको पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा, वो इन 6 स्टेप के ऊपर देखने को मिलेगा। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। क्या किया? पहला है कि डिजायर्ड जीन जो भी है उसका आइडेंटिफिकेशन करना। ओके, आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको क्या करना है? कटिंग। देखिए, एक डीएनए का ये सीक्वेंस है। ओके, ये डीएनए का सीक्वेंस है, इसमें इस पर्टिकुलर पोजीशन पे डिजायर्ड जीन था। अगर हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, हमको केवल और केवल अगर हमको डिजायर्ड जीन की जरूरत है, तो हम क्यों पूरा डीएनए का पूरा पोर्शन हम इंसर्ट करें? हमको जो डिजायर्ड जीन है, हम केवल और केवल जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते थे, ये पर्टिकुलरली जो हमने डीएनए को आइडेंटिफाई किया, उसमें जो जीन थी, जो हमने उसको यहाँ पे केवल और केवल रिप्लेस करते थे। तो हमने डिजायर्ड जीन का जो है वो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे किया कि ये जो डिजायर्ड जीन है, इसको हमको ट्रांसफर करना है। फिर हमने क्या किया? इसको यहाँ से कट किया। क्या किया? हमने इसको यहाँ से कट किया। अब हम इसको जिस जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड में हम इसको ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हमने इस पर्टिकुलर वाले को कट किया, इसको हटाया, और इसकी जगह ये वाले लगाया। जब हम इसको यहाँ पे लगा रहे थे, तो हमने इसको क्या किया? जोड़ा। क्या किया? जोड़ा। तो हमने इसको चिपकाया। चिपकाने की प्रोसेस को यहाँ पे क्या कहते हैं? लाइगेशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया? लाइगेस किया। ओके, लाइगेस किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए, आपने 3 स्टेप देखे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। फिर उसको हमने मॉलिक्यूल से, डिजायर्ड जीन के मॉलिक्यूल थे, हमने उसको कट किया। कट करने के बाद अब हमने उसको यहाँ पे जोड़ा। जोड़ा किसमें? हमने उसको जिसमें जोड़ा, और उसको हमने कहा वेक्टर। हमको यहाँ पे वेक्टर डीएनए की भी रिक्वायरमेंट होगी। हमको किसकी जरूरत होगी? हमको वेक्टर की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। वेक्टर क्या होता है, वो चीज़ हम आपको आगे बताने वाले। हमने वेक्टर यहाँ पे मिल गया। अब हमने इसको क्या किया? इसका क्या होगा? अब यहाँ पे जैसे हमको वेक्टर डीएनए का मिल गया है, अब हमें इसको होस्ट में ट्रांसफर करना है। किसमें ट्रांसफर करना है? अब हमको इसको होस्ट में ट्रांसफर करना है। होस्ट में ट्रांसफर करने के बाद देन इसका क्या होगा? रेप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होगा? रेप्लिकेशन। इन सभी से ही बायोटेक्नोलॉजी होती है। और जब आप ये सारे के सारे स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, ऊपर के जो 4 स्टेप मैं आपसे बोलने वाला हूँ, जब ये 4 स्टेप आप यहाँ पे कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के पास पहुँच जाते हैं। किसके पास पहुँच जाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के पास आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ओके, तो जो भी 6 स्टेप मैंने आपको बताया, इन 6 स्टेप के बेसिस पे हम कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे करने वाले हैं। तो बात है कुछ 1972 की। 1972 की ये कुछ बात है, आपको ये डेट यहाँ पे याद रखनी होगी कि बात करके ये बात है 1972। 1972 में क्या हुआ कि 1972 में 2 साइंटिस्ट यहाँ पे थे। अब इन दोनों साइंटिस्ट का नाम याद रखना भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी ने दोनों के नाम दिए, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, आपको इन दोनों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसका क्रिएशन से इन्होंने किया था। एनसीईआरटी यहाँ पर लिखती है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है किन्होंने किया था 1972 में, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने यहाँ पर किया था। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्रिएशन यहाँ पे किसने किया? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने यहाँ पे इसका क्रिएशन किया। अब यहाँ पे इन्होंने किया क्या? देखिए, होता क्या है कि जो इन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफिनीरियम। देखिए, यहाँ पे 2 बैक्टीरिया, 3 बैक्टीरिया का नाम आप याद रखिएगा, सैल्मोनेला टाइफिनीरियम, एसेरिचिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम। ये तीनों के तीनों आपको बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जब बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इन्होंने देखा कि यहाँ पे स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने देखा कि जो यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफिनीरियम है, इसके पास एक खुद का जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो तो इसके पास है ही, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या कहा मैंने? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सबसे पहली बात है कि ये क्रोमोसोमल डीएनए है,
मीन्स ये क्रोमोसोमल डीएनए मतलब इसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे। इसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे, इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा होगा तो ये भी अपने आप को यहाँ पे रेप्लिकेट कर पा रहा होगा। क्या कर पा रहा होगा? ये भी अपने आप को रेप्लिकेट कर पा रहा होगा। या फिर जब बैक्टीरिया यहाँ पे डिवाइड करेगा तो इसके पास जैसे ही ये डिवीजन होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से सेल डिवीजन होगा, तो ये भी अपने आप को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यहाँ पे लेके आ रहा होगा। यहाँ पे इसका मेन क्रोमोसोमल डीएनए है वो भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी यहाँ पे पहुंच रहा होगा। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्यों पहुंच रहा होगा? क्योंकि ये क्रोमोसोमल डीएनए सबसे पहली बात है, इसलिए ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होता है। सबसे पहली बात इसको याद रखिएगा, इसको प्लाज्मिड नाम दिया जाता है। इसको यहाँ पे नाम दिया गया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता क्या है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। क्या का सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये चीज यहाँ पे होती है। तो इन्होंने क्या किया कि इनके पास एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, क्या थे इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे। इन्होंने कहा कि तुम भाई एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हो। इन्होंने सैल्मोनेला टाइफिनेरियम से कहा भैया ऐसा है, तुम जो है वो यहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हो, हमें तुम्हारे अंदर ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है हमें इसमें अपने क्रोमोसोमल डीएनए में लगा लेने दीजिए। क्योंकि अगर आप इसको अपने क्रोमोसोमल डीएनए में लगाने देंगे तो ये आपके क्रोमोसोमल डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होंगे। ये क्या करेगा, जैसे ही आप डिवीजन करेंगे आपका रेप्लिकेशन होगा, आपकी प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा, ये भी अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा, ये भी अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा, और फिर इसके बाद ये अपना फंक्शन जो है वो यहाँ पे शो कर पाएगा। और अगर हमको इसको किसी के अंदर ट्रांसफर करना होगा तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन सैल्मोनेला टाइफिनेरियम ने कहा कि भैया मैं इसको अपने क्रोमोसोमल डीएनए में तो नहीं लगाने दूंगा। जो मेरा मेन क्रोमोसोमल डीएनए मैं इसको इसमें तो इंसर्ट आपको नहीं करने दूंगा, लेकिन हाँ मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, अगर आप इसको उसमें लगाना चाहें तो आप इसको उसमें लगा सकते हैं। आप इसको हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में लगाना चाहें तो आप इसको हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में लगा सकते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा भाई हमें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, आपकी क्रोमोसोमल डीएनए में लगाएं या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए लगाइए। इस बात को इन्होंने क्या किया कि इस बैक्टीरिया से इसका प्लाज्मिड लिया, ये हमने इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया, किससे? सैल्मोनेला टाइफिनेरियम से हमने इससे इसका जो है यहाँ पे प्लाज्मिड लिया। सेकेंडली हमारे पास जो डिजायर्ड जीन, एक हमने डीएनए को आइडेंटिफाई किया था, उसमें जो डिजायर्ड जीन थी हमने उस डिजायर्ड जीन को जो है वो यहाँ पे रखा अपने पास। ओके, हमने किया क्या कि हमने एक पर्टिकुलर पोजीशन से, ओके, तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसको इस पर्टिकुलर पोजीशन से इसको कट किया, क्योंकि हमको पूरा का पूरा नहीं, हमको एक डिजायर्ड जीन की जरूरत है, हमने इसमें भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कट किया। ओके, क्या किया? पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे हमने कट किया। पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि हमने डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई कर दिया। दूसरा, हमने यहाँ पे कटिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पे कटिंग के लिए हम जिसको यूज करते हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर इनका नाम दिया जाता है, और इन्हीं मॉलिक्यूलर सीजर को हम यहाँ पे नाम देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही क्यों कहते हैं, ये एनसीईआरटी आपको थोड़े टाइम में आगे चल के एक्सप्लेन करती है। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, और हम यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं। तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिनको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, उनसे हमने इस पर्टिकुलर डीएनए के पोर्शन से जो हमारा डिजायर्ड जीन था, जो डिजायर्ड जीन इस केस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। कैसा था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ओके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। और यहाँ पे भी हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इस पर्टिकुलर इस पोजीशन को बैकेंड किया। हुआ क्या कि हमारी इस प्लाज्मिड में जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हमारे सैल्मोनेला टाइफिनेरियम भैया का क्या है, सैल्मोनेला टाइफिनेरियम भैया का हमारा क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, सैल्मोनेला टाइफिनेरियम का ये हमारा जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसको हमने इस पर्टिकुलर जगह पे बैकेंड किया और इस डिजायर्ड जीन को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। क्या कर दिया? इस डिजायर्ड जीन को, पर्टिकुलरली इस डिजायर्ड जीन को हमने इस पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया। ओके, तो ये जो डिजायर्ड जीन थी वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आके यहाँ पे
अटैच्ड हो गई, मीन्स इंसर्ट हो गई, हमने इसका इंसर्शन यहाँ पे कर लिया है। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 स्टेप आपके सामने कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? हमने सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, हमने उनको कट किया, और कट करने के बाद जब हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया इस प्लाज्मिड के अंदर, तो हमने इसके दोनों एंड को जब हमने यहाँ पे जोड़ा, तो हमने इसको किससे जोड़ा? इसको हमने जोड़ा एक ग्लू की मदद से, हमने इसको चिपकाया ग्लू की मदद से, जिस ग्लू को हमने यहाँ पे नाम दिया डीएनए लाइगेज। क्या नाम दिया? डीएनए लाइगेज से हमने इसको चिपकाया। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि मॉस्किटो जो होता है, मॉस्किटो आपको जानते हैं, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो को आप जानते हैं। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या करती है? ये जो एक इंसेक्ट वेक्टर के रूप में यूज करती है होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको एक इंसेक्ट वेक्टर कहते हैं। ये करता क्या है कि जो मलेरियल पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है, वो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। फीमेल जो एनाफिलिस मॉस्किटो है वो एक वेक्टर के रूप में यूज होती है, इस वेक्टर के रूप में कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एक मलेरियल पैरासाइट जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर सके। वेक्टर को आप यहाँ पे एक वाहन कह सकते हैं, वेक्टर को आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपकी ये ट्रेन है, आपको एक पर्टिकुलर स्टॉप से दूसरे पर्टिकुलर स्टॉप पे जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? मान लीजिए ट्रेन से जा रहे हैं, या फिर आप प्लेन से जा रहे हैं, या फिर आप कार रेंट करके जा रहे हैं, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आपकी क्या हो? ये तीनों की तीनों चीज़ें आपकी क्या होंगी? तीनों की तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। तो जो हमने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऊपर से लिया था, हमने सैल्मोनेला टाइफिनेरियम का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए लिया था, जिसके हमने उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने अपना डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट किया, तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्लाज्मिड है वो यहाँ पे किसका वर्क कर रहा है? ये यहाँ पे वेक्टर का वर्क कर रहा है। किसका वर्क कर रहा है? ये यहाँ पे वेक्टर का वर्क कर रहा है। वेक्टर का मतलब क्या होता है कि हमको किसी जगह, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमको किसी के द्वारा हम जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या वर्क कर रहा है? वेक्टर का वर्क कर। जैसे कि मॉस्किटो के अंदर, मॉस्किटो जो है वो हमारा किसका रूप वर्क करता है? वेक्टर का वर्क। ओके, तो ये क्या है कि इस पर्टिकुलर एलियन पीस ऑफ जीन को, इस पर्टिकुलर एलियन पीस ऑफ जीन को अब दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करेगा, तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? ये क्या हो गया? प्लाज्मिड को हमने इसको वेक्टर यहाँ पे, ओके, प्लाज्मिड को हमने यहाँ पे वेक्टर किया। तो 4 स्टेप यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए। जब ये 4 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, तो हुआ क्या कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये क्या बन चुका है? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। अब इस बात को समझिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारे पास एक डिजायर्ड जीन था, हमने उस डिजायर्ड जीन को हमने यहाँ पे लिया। ओके, फिर हमको लगा कि अब हमको इसको अगर रेप्लिकेट कराना है, या फिर हमको इसको किसी के अंदर ट्रांसफर करना है, तो हमको इसको उसका क्रोमोसोम का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो अब इसको हम डायरेक्टली किसी के क्रोमोसोम में इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हमको एक तलाश थी एक ऐसे पर्टिकुलर वेक्टर की। अब हम सीधा सीधा बात कर सकते हैं कि ये हमको एक ऐसे वेक्टर की तलाश थी जो अपने आप आपस में खुद से रेप्लिकेट कर सके, जिसको रेप्लिकेशन करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद में इतना सेल्फ पावरफुल हो कि वो खुद से रेप्लिकेट यहाँ पे कर सके। इसलिए हमने साल्मोनेला टाइफिनेरियम से कहा, साल्मोनेला टाइफिनेरियम ने कहा बिल्कुल हम तुम्हारी इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। फिर से ध्यान से सुनिए, इसका नाम ही है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मीन्स जो यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकता है। और इसका इन्होंने नाम, इसका नाम था प्लाज्मिड। इसका क्या नाम था? प्लाज्मिड। हमने इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को निकाला, इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को हमने निकाला और इसकी एक पोजीशन को हमने कट किया। इस पर्टिकुलर कट की हुई पोजीशन पे हमने हमारा डिजायर्ड जो है वो डीएनए जो था, जीन था, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। मी सबको हमने उसको यहाँ पे क्या करते, इंसर्ट कर दिया। और इंसर्ट करने के लिए हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल किया, डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल किया। और हम इसको, इस जीन को इसकी मदद, प्लाज्मिड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह, एक और एक जीन से, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में यहाँ पे ट्रांसफर कर पाएंगे। इसीलिए ये प्लाज्मिड को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया? इस प्लाज्मिड को हमने क्या नाम दिया? वेक्टर का नाम दिया। लेकिन जो प्लाज्मिड था उसका नाम पहले क्या था? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब जब इसमें हमने यहाँ पे एक डिजायर्ड जीन लगा दिया है और इसको हम अब क्या कहने लगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको क्या कहने लगे? अब हम इसको क्या कहने लगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहने लगे। अब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये क्या है? हमारा एक हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम इसको किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हम यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे और ये उसके अंदर क्या करेगा? रेप्लिकेशन की प्रोसेस शो करेगा। रेप्लिकेशन की प्रोसेस शो क्यों करेगा? क्योंकि जो फॉरेन जीन है, और फॉरेन जीन देखिए, फॉरेन जीन जो हमारा डिजायर्ड जीन था, डिजायर्ड जीन जो हमारा डिजायर्ड जीन था,
प्लस प्लाज्मिड, ये दोनों मिलके यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। प्लाज्मिड अकेला किसके रूप में वर्क करता है, प्लाज्मिड अकेला वेक्टर के रूप में करता है, क्योंकि वो फॉरेन जीन को, जो हमारा डिजायर्ड जीन है, उसको ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है, उसको क्या करने में हेल्प कर रहा है, ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंगली क्यों होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों होता है, क्योंकि जो प्लाज्मिड से मिलके ये बना हुआ है वो प्लाज्मिड में क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिस वजह से उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकता है, उसके पास क्या कैपेबिलिटी कि वो यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि जैसे ही हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर ट्रांसफर किया, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर किया, सर्चिया कोलाई के अंदर हमने जैसे ही इसको ट्रांसफर किया, एक होस्ट के अंदर हमने इसको जैसे ही ट्रांसफर किया, तो ये उसके अंदर रेप्लिकेट कर पाया, उसके अंदर ये क्या कर पाया, रेप्लिकेट कर पाया। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से ये उसके अंदर रेप्लिकेट कर पाया, और रेप्लिकेट करने की वजह से इसने अपनी काफ़ी सारी कॉपीज़ बनाई, कई सारी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाई, और जैसे ही इसने कई सारी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाई तो उसके पास कौन सी जीन थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमने इसके अंदर लगाई हुई थी। कौन सी जीन लगाई हुई थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमने लगाई हुई थी। तो इसेर्चिया कोलाई जिसके अंदर पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं था, अब वो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट यहाँ पे शो करने लगेगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्रिएशन, ये सब बोलते हैं। जब ये अपनी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बना रहा होता है तो इस स्टेप को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग यहाँ पे बोलते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेप को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग यहाँ पे बोलते हैं। फिर से एक बार हम इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको मैं बार बार आपके लिए एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। फिर से आप लोग एक बार देखिए, भाई मेन चीज़ क्या थी, इसके पहले जब मैंने आपको बताया था कि कोई भी डीएनए, कोई भी डिजायर्ड जीन हो, ये पर्टिकुलर एक डिजायर्ड जीन है, ओके, ये एक डिजायर्ड जीन है। हम चाहते हैं कि ये डिजायर्ड जीन है ए एंजाइम के लिए, ये डिजायर्ड जीन है। किस एंजाइम के लिए, एक ए एंजाइम के लिए ये डिजायर्ड जीन, हम चाहते हैं कि हम इसको, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बीबी, इस बीबी के अंदर हम इसको ट्रांसफ़र करें, और इसके अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद ये अपनी कई सारी कॉपीज़ का जो है वो यहाँ पे क्रिएशन करे, ये कई सारी कॉपीज़ का क्रिएशन करे। उसके बाद ये पूरा सेंट्रल डोग्मा के प्रोसेस को फॉलो करें, मीन्स एमआरएनए का फॉर्मेशन करे, एमआरएनए फॉर्मेशन के साथ ये अपने प्रोटीन का फॉर्मेशन करे, प्रोटीन से ये अपने एंजाइम का फॉर्मेशन करे, और उसके अंदर जो हमारा पास डिजायर्ड जीन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उस कैरेक्टरिस्टिक इसमें देखने को मिल जाए। लेकिन हमने कहा कि अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो ये इतना इजी स्टेप नहीं है। क्योंकि ये इतना इजी स्टेप क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी पीस ऑफ डीएनए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देते हैं, वो तभी रेप्लिकेशन शो कर पाता है जब वो उसके क्रोमोसोम का पार्ट बन जाए। किसका पार्ट बन जाए, वो उसके क्रोमोसोम का यहाँ पे पार्ट बन जाए। क्योंकि क्रोमोसोम के पास क्या होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। उसके पास क्या होते हैं, ORI जो है वो उसके क्रोमोसोम के पास होते हैं, और ORI ही क्या करता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है या फिर डीएनए का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको यहाँ पे वो इनिशिएट यहाँ पे करता है। क्या करता है, उसको वो यहाँ पे इनिशिएट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन को या फिर डीएनए के मल्टीप्लिकेशन को वो है जो यहाँ पे इनिशिएट करता है। तो उसको किसका पार्ट होना पड़ेगा, उसको उसके क्रोमोसोम का पार्ट बनना पड़ेगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्रोमोसोम का पार्ट बनना किसी को इतना एक इजी स्टेप नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज यहाँ पे थी, तो फिर हमको इसके लिए रिक्वायरमेंट थी से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, जो पहले हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे 1972 में क्या किया, दो साइंटिस्ट आए, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। उन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उनके पास था, और उन्होंने कहा साल्मोनेला टाइफिनेरियम से कि भाई हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हम इसको चाहते हैं कि हम इसको तुम्हारे क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर इंसर्ट कर दें, बाद में हम इसको दूसरों के अंदर ट्रांसफर करें। तो भाई साल्मोनेला टाइफिनेरियम ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं इसको अपने मेन क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर तो नहीं लगाने दूंगा, लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्या है मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, सर्कुलरली सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे प्लाज्मिड का नाम देते हैं। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमली सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, मतलब ये खुद से यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकता है। तो स्टैनली कोहेन हर्बर्ट बोयर ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने क्या किया कि पहले तो जीन को आइडेंटिफाई किया, ये पहला स्टेप हो गया। इसको वहां से कट किया और प्लाज्मिड में जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। कट करके किसके अंदर इंसर्ट कर दिया, उन्होंने इसको प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया।
जब इन्होंने इसको प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया तो उन्होंने ये सोच के किया कि प्लाज्मिड से हम इसको दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इसको ट्रांसफर कर पाएंगे। इसलिए प्लाज्मिड किसके रूप में यूज हुआ? प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में यूज हुआ। प्लाज्मिड किसके रूप में यूज हुआ? यहाँ पे प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर के रूप में यूज हुआ। जब इन्होंने इस एक्स्ट्रा जो इन्होंने डिजायर्ड जीन था, उस डिजायर्ड जीन को जब इन्होंने यहाँ पे प्लाज्मिड में इंसर्ट कर रहे थे तो उनको चिपकाने के लिए जरूरत, क्योंकि कहीं से काट के ला रहे थे और उसको यहाँ पे चिपकाना था, तो एक एंजाइम की जरूरत पड़ी, जिस एंजाइम का नाम था डीएनए लाइगेज। इसकी जरूरत पड़ी डीएनए लाइगेज की। तो जो हमारा डिजायर्ड जीन था, डिजायर्ड जीन प्लस प्लाज्मिड, डिजायर्ड जीन प्लस प्लाज्मिड, इन दोनों ने मिलके जो क्या बनाया, इसको क्या नाम दिया गया? रिकॉम्बिनेंट। क्या नाम दिया गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। प्लाज्मिड अकेला क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड अकेला क्या होता है? प्लाज्मिड अकेला आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। लेकिन डिजायर्ड जीन जब हमने उसमें लगाया, जो हमारी फॉरेन जीन थी हमने उसमें लगाया और प्लाज्मिड में लगाए, तो दोनों मिलकर क्या बनाए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो ये यहाँ पे खुद को रेप्लिकेट कर पाएगा। खुद को रेप्लिकेट कर पाएगा तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे, जैसे ही वो उसके अंदर रेप्लिकेट करेगा, क्लोनिंग की प्रोसेस होगी, अपनी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे में जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, तो वो पर्टिकुलर दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हमने इसको ट्रांसफर किया वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन शो कर पाएगा। क्यों? ये क्यों रेप्लिकेट कर पाएगा? क्योंकि ये खुद एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है और इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। जब इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो इसमें लगे हुए जीन, इसमें लगे हुए डीएनए जो है उसको ये रेप्लिकेट कर पाएगा। क्या कर पाएगा? उसको ये रेप्लिकेट कर पाएगा और इसकी अपनी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बना के खुद के कैरेक्टरिस्टिक को, ये उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको ये यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाएगा। ये एक छोटा सा एक टॉपिक था, एक छोटी सी प्रोसेस थी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की यहाँ पे प्रोसेस थी। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई। थैंक यू सो मच।